नहीं सर, वो पीछे प्रॉब्लम था। ये दोनों होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं, बोथ आर होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। ठीक है? यस सर। बोलो। और शेप ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा से। और प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? तो दो सेल्स के बीच में जो कॉमन सेल वॉल है, सेल वॉल कहीं पे बहुत थिन होता है, उसको कहते हैं पिट फील्ड। सेल वॉल जहां पे थिन होता है उसको कहते हैं पिट फील्ड। और उसी पिट फील्ड से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स पास करते हैं, उन्हीं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स passing through the common wall between two adjacent cells are called plasmodesmata। और प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन क्या होता है? तो दो अगल बगल के सेल्स के बीच में मटेरियल्स का एक्सचेंज करता है। बोथ शेप ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल remain connected to each other through plasmodesmata. Plasmodesmata are cytoplasmic strands or channels passing through common thinner areas of cell wall। और जो thinner area है उसको कहते हैं pit fields between two adjacent cells। बोलो। ठीक है? यस सर। अब देखो, तुम अभी पढ़े कि शेप ट्यूब में जो शेप ट्यूब के जो एलिमेंट्स हैं, शेप ट्यूब जिन सेल्स का बना हुआ है उन सेल्स में साइटोप्लाज्म का अमाउंट बहुत ही कम होता है। यस सर। हाईली वैक्यूलेटेड होता है। लेकिन कॉम्पेनियन सेल इज प्रोवाइडेड विद डेंस साइटोप्लाज्म, उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और शेप ट्यूब के सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। सेल्स ऑफ शेप ट्यूब आर डीन्यूक्लिएटेड। कॉम्पेनियन सेल का जो कॉम्पेनियन सेल न्यूक्लिएटेड होता है उसे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, लार्ज साइज का न्यूक्लियस होता है। तो कॉम्पेनियन सेल में डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। अब कॉम्पेनियन सेल को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द फ्लोएम। पावर हाउस ऑफ द फ्लोएम। पावर हाउस किसको कहते हैं? पावर हाउस का मतलब क्या होता है? पावर हाउस जो पावर को स्टोर करता है। बिजली के लिए पावर हाउस होता है ना, और वहीं से वहां से डिस्ट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, होता है ना। यस सर। तो किसी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस। इसलिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और जहां कहीं किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए एनर्जी की जरूरत होती है तो एटीपी सप्लाई करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को किसी भी सेल का पावर हाउस कहा जाता है। यहाँ पे कॉम्पेनियन सेल को कहा जा रहा है पावर हाउस ऑफ द फ्लोएम, इसलिए इस शेप ट्यूब से फूड का कंडक्शन होता है। जब फूड का कंडक्शन होता है तो फूड के कंडक्शन के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि फूड का जो कंडक्शन होता है लॉन्ग ग्रेडियंट होता है। शेप ट्यूब के एक एंड पे हायर टर्गर प्रेशर होता है और दूसरे एंड पे लोअर टर्गर प्रेशर होता है। जब ये लॉन्ग टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट मूवमेंट होगा तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। लेकिन शेप ट्यूब के एक एंड पे फूड को लोड किया जाता है, फूड को डिपॉजिट किया जाता है शेप ट्यूब में, इसको कहते हैं फ्लोएम लोडिंग। और दूसरे एंड से, शेप ट्यूब के दूसरे एंड से फूड को बाहर किया जाता है, स्टोरेज सेल्स में डिपॉजिट किया जाता है, इसको कहते हैं फ्लोएम अनलोडिंग। तो फूड के कंडक्शन के लिए शेप ट्यूब से एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट होता है। लेकिन फ्लोएम लोडिंग के लिए और अनलोडिंग के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी का सोर्स होता है एटीपी।
अब चूंकि सिव ट्यूब के सेल्स में साइटोप्लाज्म का अमाउंट बहुत कम है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होगी, एटीपी का फॉर्मेशन कम होगा, तो वो एटीपी सफिशिएंट नहीं है फ्लोएम लोडिंग और अनलोडिंग के लिए। लेकिन हर सिव ट्यूब के साथ कॉम्पेनियन सेल एसोसिएटेड है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म है। जब डेंस साइटोप्लाज्म है तो माइटोकॉन्ड्रिया की कहां से आवाज आ रही है? हेलो, कौन बोल रहे हो? हेलो, साहिल का माइक खुला हुआ है सर। साहिल का माइक खुला हुआ है, उधर से ही आ रहा है। साहिल अपना म्यूट करो। म्यूट करने ये सब तो हम कचक तू बोल का मेरा बोल दिन ना। तो साइटोप्लाज्म कॉम्पेनियन सेल में डेंस साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म डेंस है, ज्यादा अमाउंट में है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होगी, रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, ज्यादा एटीपी बनेंगे। तो कॉम्पेनियन सेल को जितने एटीपी की जरूरत होती है उतना एटीपी कंज्यूम करता है और रेस्ट ऑफ द एटीपी को सप्लाई कर देता है सिव ट्यूब को, जिससे फ्लोएम लोडिंग और अनलोडिंग में मदद मिलती है। इसलिए सिव कॉम्पेनियन सेल को फ्लोएम का पावर हाउस कहा जाता है। बोलो, समझे? यस सर। Companion cell serves as powerhouse of phloem by supplying ATP for phloem loading and unloading. They का मतलब companion cells help in maintaining the turgor pressure gradient in the sieve tube. इसी के कारण टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है। सिव ट्यूब के एक एंड पे जहां पे लोडिंग होती है वहां पे टर्गर प्रेशर हाई होता है और जिस एंड से अनलोडिंग होती है वहां पे टर्गर प्रेशर लो होता है। तो इस तरह से टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट बनता है और इसी टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट के अलोंग कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन होता है फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ सिव ट्यूब। दूसरी चीज है कि सिव ट्यूब के सेल्स में न्यूक्लियस नहीं है लेकिन साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम है लेकिन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। और जब साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है। एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए। किसी भी प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब सिव ट्यूब के सेल्स में साइटोप्लाज्म का न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए नहीं होगा। जब डीएनए नहीं होगा तो एंजाइम्स कहां से आएंगे? एंजाइम्स कौन बनाएगा? तो सिव ट्यूब के साथ एसोसिएटेड है कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन सेल में लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसके न्यूक्लियस में जो डीएनए है उसके न्यूक्लियस के जो जीन्स हैं वही कंट्रोल करते हैं उन एंजाइम्स के सिंथेसिस को जिन एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है सिव ट्यूब को। तो इस तरह से कॉम्पेनियन सेल को कहा जाता है कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का कंट्रोलिंग सेंटर। ऐसे किसी सेल में न्यूक्लियस को कहते हैं कंट्रोलिंग सेंटर। किसी सेल के जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनके लिए एंजाइम्स की जरूरत है। उन सारे एंजाइम्स के सिंथेसिस को कंट्रोल करता है जीन्स जो पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ए सेल। तो यहाँ वही काम कॉम्पेनियन सेल कर रहा है फ्लोएम के लिए। तो कॉम्पेनियन सेल को कहा जाता है कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ फ्लोएम। कॉम्पेनियन सेल को पावर हाउस ऑफ द फ्लोएम भी कहते हैं
क्योंकि एटीपी सप्लाई करता है और कंट्रोलिंग सेंटर भी कहते हैं, इसलिए कि सिप ट्यूब के सारे एंजाइम्स के सिंथेसिस को कंट्रोल किया जाता है वैसे जीन्स के द्वारा जो पाए जाते हैं कॉम्पेनियन सेल के न्यूक्लियस में। ठीक है? यस सर। अब ये जो कॉम्पेनियन सेल है ये सिर्फ पाया जाता है एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में। टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल नहीं पाया जाता है। कॉम्पेनियन सेल इज प्रेजेंट ओनली इन फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म्स। लेकिन कुछ ऐसे जिम्नोस्पर्म्स हैं, वही 3 जिम्नोस्पर्म्स नीटम, इफेड्रा एंड वेल्विसिया, इन तीनों के फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल पाया जाता है। और ऐसे टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल नहीं पाया जाता है। कॉम्पेनियन सेल सिर्फ पाया जाता है एंजियोस्पर्म्स के फ्लोएम में। और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी जो कॉम्पेनियन सेल्स हैं, ये कॉम्पेनियन सेल्स वास्तव में हैं क्या? तो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो स्पेशलाइज्ड हो गए हैं और सिप ट्यूब के साथ एसोसिएटेड हो गए। So the companion cells are actually specialized parenchymatous cells which are closely associated with sieve tube elements. अब देखो, एंजियोस्पर्म में जहां पे कॉम्पेनियन सेल प्रेजेंट है फ्लोएम में, वो सिप ट्यूब को मदद कर रहा है फूड के कंडक्शन में, इधर बाय सप्लाइंग एटीपी और by controlling synthesis of enzymes for metabolic activities. इन टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल नहीं है। तो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में जब कॉम्पेनियन सेल नहीं है तो वहां पे उसकी जरूरत कौन पूरा करेगा? एल्बुमिनस। तो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स के फ्लोएम के साथ कॉम्पेनियन सेल नहीं होता है, लेकिन कुछ स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जिनका वही फंक्शन होता है, जिनका वही बिहेवियर होता है जो फंक्शन या बिहेवियर कॉम्पेनियन सेल का होता है। और इस तरह के स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स को कहा जाता है एल्ब्यूमिनस सेल्स। एल्ब्यूमिनस सेल्स, तो दीज आर एल्ब्यूमिनस सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स एसोसिएटेड विद सिप सेल्स। अब यहाँ पर देखो, सिप ट्यूब नहीं लिखकर क्या लिख रहे हैं? सिप सेल्स। तो ये चीज भी याद रखना, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में सिप ट्यूब नहीं होता है, सिप सेल्स होते हैं। सिप ट्यूब होता है एंजियोस्पर्म में। इसीलिए हम वहां पर बोले थे कि सिप ट्यूब के जो कंपोनेंट सेल्स हैं उनको सिप एलिमेंट्स कहते हैं, सिप सेल नहीं कहते हैं। जैसे हम सिप सेल कहेंगे तो सिप सेल पाया जाएगा टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में। सिप ट्यूब्स पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म्स। एलिमेंट क्या है तो एल्ब्यूमिनस सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स एसोसिएटेड विद सिप सेल्स इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। दे लिव एज लॉन्ग एज सिप सेल्स रिमेन फंक्शनल। जब तक सिप सेल्स फंक्शनल रहते हैं तब तक एल्ब्यूमिनस सेल्स भी जीवित रहते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़े कि जब तक सिप ट्यूब फंक्शनल रहता है तब तक कॉम्पेनियन सेल जीवित रहता है। तो उसी तरह से सिप ट्यूब की जगह पर यहाँ पे सिप सेल है और कॉम्पेनियन सेल की जगह पे एल्ब्यूमिनस सेल्स हैं। तो एल्ब्यूमिनस सेल्स तब तक जीवित रहते हैं जब तक सिप सेल्स फंक्शन करते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जो फंक्शन, जो बिहेवियर, जो नेचर कॉम्पेनियन सेल का है, वही फंक्शन या बिहेवियर या नेचर एल्ब्यूमिनस सेल्स का है। तो फिर अलग एल्ब्यूमिनस सेल्स टर्म क्यों दिया गया? इसको कॉम्पेनियन सेल क्यों नहीं कहा गया? तो डिफरेंस क्या है कि तुम अभी पढ़े हो कि सिप ट्यूब के साथ जो कॉम्पेनियन सेल एसोसिएटेड होता है, दोनों का डेवलपमेंट होता है सेम मदर सेल से। सिप सेल्स के साथ जो एल्ब्यूमिनस सेल्स एसोसिएटेड होते हैं, दोनों का डेवलपमेंट होता है डिफरेंट मदर सेल्स से। चूंकि एल्ब्यूमिनस सेल्स और सिप सेल्स डेवलप करते हैं फ्रॉम डिफरेंट मदर सेल्स, इसलिए हम उनको कॉम्पेनियन सेल नहीं कह सकते।
जबकि कॉम्पेनियन सेल और एल्बिनस सेल्स का फंक्शन सेम है, बिहेवियर सेम, सिर्फ ऑरिजिन के कारण उसको हम कॉम्पेनियन सेल नहीं कर सकते। बोलो। यस सर, क्लियर है सर, है यस सर, क्लियर है सर। आवाज नहीं क्लियर आ रही है। कोई क्लियर है? प्रॉब्लम नहीं है सर। नहीं है प्रॉब्लम। तो अब देखो, सिप सेल और सिप ट्यूब में फर्क क्या है? सिप ट्यूब और सिप सेल में डिफरेंस देखो। सिप सेल सिंगल सेल्ड है और सिप ट्यूब मेनी सेल्ड। सिप सेल एक सेल का बना होता है और सिप ट्यूब कई सेल्स का बना होता है। कई सेल्स एक दूसरे के ऊपर लीनियर ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं और एंड वॉल डिसॉल्व कर जाता है सिप लाइक मैनर में, तो सिप ट्यूब बनता है। तो सिप सेल सिंगल सेल्ड है और सिप ट्यूब मेनी सेल्ड। सिप सेल पाया जाता है इन फ्लेम ऑफ टेरोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, जबकि सिप ट्यूब पाया जाता है इन फ्लेम ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तीसरा डिफरेंस है कि सिप सेल के साथ कॉम्पेनियन सेल एसोसिएटेड नहीं होता है, जबकि सिप ट्यूब के साथ कॉम्पेनियन सेल एसोसिएटेड होता है। और एक डिफरेंस है कि सिप सेल में जो सिप प्लेट है वो लैटरल वॉल के अलोंग प्रेजेंट होता है। देखो फिगर देखो, यस सर, फोर्थ पॉइंट में देखना, यस सर, दो सिप सेल्स हैं, दोनों एक दूसरे के साथ लैटरली अटैच्ड हैं और जो सिप प्लेट बन रहा है वो लैटरल वॉल पे बन रहा है, यस, जबकि सिप ट्यूब में सिप प्लेट पाया जाता है ट्रांसवर्स वॉल पे। यस सर, देख रहे हो? यस सर, यस सर। तो सिप सेल और सिप ट्यूब दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। अब रहने देता। अब देखो फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो जो पैरेन्काइमा फ्लोएम के साथ एसोसिएटेड होगा उसको कहेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा एसोसिएटेड विद फ्लोएम, और इसमें जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टैपरिंग। टैपरिंग का मतलब बोथ एंड पे जाते जाते पतला हो जाता है। elongated tapering cylindrical cells which have dense cytoplasm and nucleus। ऐसे भी पैरेन्काइमा के सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। फ्लोएम के साथ जो पैरेन्काइमा एसोसिएटेड है उसके सेल्स सिलिंड्रिकल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और उनके टैपरिंग एंड्स होते हैं। पैरेन्काइमा में पढ़े हो कि पैरेन्काइमा का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का, यहाँ भी सेल वॉल बना होगा सेलुलोज का। The cell wall is composed of cellulose and has pit fields through which plasmodesmatal connections exist between the same। यहाँ पे जो पैरेन्काइमा के सेल्स हैं उनके बीच से भी प्लाज्मोडेस्माटा पास करते हैं। पैरेन्काइमा फूड स्टोर करता है, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड अदर स्पेशलाइज्ड सब्सटेंसेस लाइक रेजिन्स, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज। रेजिन्स, लैटेक्स, म्यूसिलेज ये सब वेस्ट मटेरियल्स है प्लांट्स के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा सिर्फ पाया जाता है डाइकॉट्स में, मोनोकॉट्स में नहीं पाया जाता है। जैसे डाइकॉट स्टेम में पाया जाएगा, मोनोकॉट स्टेम में नहीं पाया जाएगा। डाइकॉट रूट में पाया जाएगा, मोनोकॉट रूट में नहीं पाया जाएगा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट ओनली इन डाइकॉट्स, एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। अब फ्लोएम फाइबर्स, जो फाइबर्स फ्लोएम के साथ एसोसिएटेड हैं उनको कहते हैं फ्लोएम फाइबर्स। तो पैरेन्काइमा एसोसिएटेड विद फ्लोएम cells are much elongated, unbranched and have pointed needle-like apices। जो फाइबर्स के फीचर्स हैं वो फ्लोएम फाइबर्स के भी होंगे, वही जाइलम फाइबर्स के होंगे, किसी भी फाइबर का वही होगा। The cell wall of phloem fibers is much thick and highly lignified. At maturity, these fibers lose their protoplasm and become dead.
फाइबर्स स्कैनकाइमेटस सेल्स हैं, और स्कैनकाइमा डेड होता है तो फाइबर्स भी क्या होंगे? डेड होंगे। और जब फाइबर्स डेड होंगे इसका मतलब प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। सेल तभी तक जीवित रह सकता है जब तक उसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। यदि मान लो कि कोई सेल है, उसका न्यूक्लियस डिजनरेट कर गया तो सेल डेड नहीं होगा। जब साइटोप्लाज्म डिसअपीयर कर गया तब साइटोप्लाज्म सेल का डेथ हो जाएगा। तो कोई भी सेल डेड है इसका मतलब साइटोप्लाज्म एब्सेंट है। यदि न्यूक्लियस एब्सेंट है, जैसे सिप ट्यूब के सेल्स डीन्यूक्लिएटेड हैं बट सेल्स आर लिविंग बिकॉज साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, थोड़ा ही मात्रा में लेकिन है तो। और कोई भी सेल डेड है तो पहले लिविंग रहा होगा। किसी के बारे में डेथ हो गया तो डेथ किसका होगा? जिसमें लाइफ था। जो पहले लिविंग रहा होगा वही डेड होता है। नॉन लिविंग को हम डेड नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी सेल जो डेड होता है वो डेड होता है ड्यू टू लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म, ड्यू टू लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है? यस सर। अब एक टर्म है बास्ट फाइबर्स। पुराने समय में फ्लोएम के लिए एक टर्म यूज किया जाता था बास्ट। यदि पेन है तुम्हारे हाथ में तो कहीं पे ऊपर में लिख ले सकते हो। फ्लोएम को कहा जाता था बास्ट और जाइलम को कहा जाता था वुड। जाइलम को कहते थे वुड और फ्लोएम को कहते थे बास्ट। तो जाइलम में जो फाइबर्स होते हैं जिसको जाइलम फाइबर्स कहते हैं, पहले उसको वुड फाइबर्स कहते थे। जाइलम पैरेन्काइमा को वुड पैरेन्काइमा कहा जाता था। उस तरह से फ्लोएम के फाइबर्स को बास्ट फाइबर्स कहा जाता था, और फ्लोएम में जो पैरेन्काइमा होता था उसको कहते थे बास्ट पैरेन्काइमा। तो अब जाइलम और फ्लोएम को वुड और बास्ट नहीं कहते हैं, लेकिन बास्ट फाइबर्स टर्म आज भी यूज में है। पहले भी यूज में था, आज भी यूज में है। फर्क क्या है कि पहले जब बास्ट फाइबर्स टर्म यूज किया जाता था तो उसका मतलब होता था सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स, सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स बास्ट फाइबर्स होते थे। लेकिन अब बास्ट फाइबर का जो डोमेन है वो बढ़ा दिया गया है। सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स को बास्ट फाइबर्स नहीं कहते हैं। वे सारे फाइबर्स जो जाइलम के बाहर पाए जाते हैं उनको कहते हैं बास्ट फाइबर्स। ध्यान से सुनना, पहले सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स को कहा जाता था बास्ट फाइबर्स। अब वे सारे फाइबर्स जो आउटसाइड जाइलम हैं, मतलब एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स को कहा जाता है बास्ट फाइबर्स। चाहे वो फाइबर्स फ्लोएम में पाए जाते हों या फाइबर्स पेरिसाइकिल में पाए जाते हों, उन सबको कहा जाता है बास्ट फाइबर्स। So the term bast fibers was earlier used for phloem fibers, but according to present concept, bast fibers refer to all fibers present outside xylem, that is extraxillary fibers. जैसे fibers in phloem and fibers in pericycle. हम लोग पहले पढ़े हो fibers हम बताए हैं, होगा? तो जो बास्ट फाइबर्स फ्लोएम से मिलते हैं उसका एग्जांपल है जूट, रैमी, सनहेम। और वैसे बास्ट फाइबर्स जो पेरिसाइकिल से मिलते हैं उसका एग्जांपल है फ्लैक्स, हेम। उलट कर देख सकते हो। पेज नंबर 13 में देखो, 13 में नहीं 11, पेज नंबर 11 में देखो, 11 पेज नंबर 11 में देखो, है ना बास्ट फाइबर्स। तो बास्ट फाइबर्स में क्या क्या है? जूट, हेम, जूट, रैमी, सन हेम, ये सब मिलते हैं फ्लोएम से, और फ्लैक्स और हेम्प मिलता है पेरिसाइकिल से। तो वैसे फाइबर्स जो जाइलम के बाहर मिलते हैं, चाहे फ्लोएम में मिले या पेरिसाइकिल में मिले, उनको कहा जाता है बास्ट फाइबर्स। ठीक है? यस सर। अब एक चीज बस 1 मिनट में खत्म कर रहे हैं। प्राइमरी फ्लोएम, जो फ्लोएम प्राइमरी ग्रोथ के दौरान बनता है उसको कहते हैं प्राइमरी फ्लोएम। और प्राइमरी ग्रोथ
समझ रहे हो? यस सर। जब किसी एक्सिस की लंबाई बढ़ती है तो उसको कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। तो उसके दौरान जो फ्लोएम बनता है उसको कहते हैं प्राइमरी फ्लोएम, और सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो फ्लोएम बनता है उसको कहते हैं सेकेंडरी फ्लोएम। तो प्राइमरी फ्लोएम में दो तरह का होता है इनमें। जो सबसे पहला फ्लोएम बनता है, एक ही बार में पूरा का पूरा फ्लोएम नहीं बन जाता है। जो सबसे पहला फ्लोएम बनता है उसको कहते हैं प्रोटोफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम का मतलब हो गया फर्स्ट फॉर्म फ्लोएम। प्रो मतलब पहले। और जो प्रोटोफ्लोएम है उसमें नैरो सिप ट्यूब्स होते हैं। सिप ट्यूब्स नैरो होते हैं। और मेटाफ्लोएम जो पहला फ्लोएम बना वो हो गया प्रोटोफ्लोएम, और उसके बाद जितने फ्लोएम्स बनते हैं सबको कहते हैं मेटाफ्लोएम, लैटर फॉर्म फ्लोएम। और मेटाफ्लोएम में ब्रॉडर सिप ट्यूब्स होते हैं, चौड़ा सिप ट्यूब होता है। तो किसी भी प्राइमरी फ्लोएम में एक होगा प्रोटोफ्लोएम और बाकी सबको कहेंगे मेटाफ्लोएम। तो प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। उस तरह से आगे पढ़ोगे प्राइमरी जाइलम, उसे प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। इसे प्रोटोफ्लोएम जो सबसे पहले बना और मेटाफ्लोएम जो बाद में बना। ठीक है? यस सर। यस सर। अरे वो वाला प्रॉब्लम तो खत्म नहीं हो रहा है जी। हम एक एंड करते हैं दूसरा शुरुआत करते हैं तो बीच में 10 मिनट का गैप दे देता है।